Hello everyone, welcome to my YouTube channel BKMMGS Center. My name is Varsha Kaul. This video is related मौर्य साम्राज्य। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे। मौर्य साम्राज्य से प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो आइए हम लोग इसके मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक थे वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनका जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोट्टस कहा था, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका आशय है निम्न कुल में उत्पन्न। घनानंद को हराने में चाणक्य, जिसका नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है, चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि की शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकराना चंद्रगुप्त को दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। उसके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार होते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। इनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोते। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, यानी कि जो पाटलिपुत्र के बारे में जानेंगे हम लोग। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिला वाले घर की खिड़की और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन है। तो बिंदुसार के बारे में हम लोग जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। उसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की जो स्थापना थी वो मखलीपुत्र गोशाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला जो थी, सिंधु और झेलम नदी के बीच का जो भाग था, तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम और बाद में अशोक को भेजा। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद की जो थी मंत्रिपरिषद, जिसका प्रधान खल्लाटक हुआ करता था।
बिंदुसार की मृत्यु के बाद हम लोग देखते हैं उसका उत्तराधिकारी जो था वो कौन था, तो वह अशोक था, महान अशोक। वह बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इसके अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख और तीसरा है गुहालेख। D.R. भंडारकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिला के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार जो मूर्ति शिल्प है, यानी कि उभारदार मूर्ति शिल्प, यानी इसको रिलीफ स्कल्पचर अभिलेख में अशोक के प्रशस्तर रूप चित्र के साथ रांड्यो अशोक, राजा अशोक उल्लिखित है। ब्रावो अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया, जिसका उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। पिलनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टालमी सेकंड ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। पहले अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहर की राजतरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था, यानी कि वह शैव धर्म को मानता था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसे बौद्ध धर्म को अपना लिया। और हौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की, 12वें वर्ष निगाली सागर की और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। यानी वह 10वें वर्ष, 12वें वर्ष और 20वें वर्ष में 3 जगहों की यात्रा की जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसका नाम कर्ज, चोपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविका को नागार्जुन गुफा प्रदान की। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है। यह महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में जो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया। ये लिपि हैं ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि और अरमाइक लिपि। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख शहबाज गढ़ी एवं मनसेहरा पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हुए हैं। खरोष्टी लिपि जो है वह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रिटी पैंथैलर ने की थी। इसकी संख्या जो है 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में भी सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप को हुई थी। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया था। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है।
इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लाइल ने की। लौरिया अरेराज चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में इस स्तंभ पर चित्र बना हुआ है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमिनदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर बलि माफ कर दिया गया। महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त सोहगौरा का ताम्रपात अभिलेख में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप का उस समय के राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। प्रथम पृथक अभिलेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का शार ए कुना कंदहार अभिलेख जो है ग्रीक एवं आर्मेयिक भाषाओं से प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व उनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था। उसे उपधा परीक्षा कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा जाता है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता है। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया है जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका मुखिया या जो था वह ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस को की जो गुलामी थी इसे मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा। यानी जो जस्टिन है वह चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। पिल्लनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा गया था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रिक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग किया जाता था। यानी कि अनाज के माप के लिए द्रोण नामक मापक का उपयोग होता था। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहिर, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक, 6वां निरीक्षक और 7वां सभासद। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन
137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की 185 ईसा पूर्व में कर दी गई थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली गई। अशोका राम विहार जो है पाटलिपुत्र में अवस्थित है। अशोक के शासन काल में कौन कौन सी समितियां थी, सैन्य समितियां, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्रथम समिति जल सेना की व्यवस्था, द्वितीय समिति यातायात एवं रसद की व्यवस्था, तृतीय समिति पैदल सैनिकों की देखरेख, चतुर्थ समिति अश्वारोहियों की सेना की देखरेख और पंचम समिति गज सेना की देखरेख और षष्ठम समिति रथ सेना की देखरेख करने के लिए थे। प्रशासक समिति या प्रशासनिक समिति एवं उनके कार्य क्या थे, तो समिति जो प्रथम थी इसका कार्य था उद्योग एवं शिल्प का निरीक्षण, मतलब उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण। द्वितीय जो था वह विदेशियों की देखरेख, तृतीय जो था जन्म मरण का विवरण देखना और चतुर्थ जो था व्यापार एवं वाणिज्य देखभाल। पंचम समिति जो थी निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना था। छठवीं समिति बिक्री कर वसूल करने का। अब हम लोग देखते हैं मौर्य प्रांत और उसकी राजधानी। तो उत्तरापथ जो प्रांत था इसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैन थी और कलिंग जो था इसकी राजधानी तोसली थी और दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। प्रासी एवं पूर्वी प्रांत की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र थी। अशोक के प्रमुख शिलालेखों का जो स्थान एवं संबंधित राज्य है इसको हम लोग देखेंगे। नवाजगढ़ी संबंधित है पेशावर जो पाकिस्तान में स्थित है। दूसरा है मनसेहरा हजारा, यह भी पाकिस्तान में है। तीसरा है कालसी उत्तराखंड में स्थित है और गिरनार यह गुजरात में स्थित है। पांचवा है धौली तथा जौगढ़ जो उड़ीसा में है। उसके बाद छठवां है एरुगुड़ी राजूल और मंडगिरी यह आंध्र प्रदेश में है। सातवां है सोपारा महाराष्ट्र में है। आठवां है रूपनाथ तथा गुर्जरा यह मध्य प्रदेश में है। नौवां है सासाराम जो बिहार में है। 10वां है भवरू बैराट में है राजस्थान में। 11वां है मास्की गोवीमठ ब्रह्मगिरी सिद्धपुर जटिग रामेश्वर और कन्नगनहल्ली पालकिंडुगु यह कर्नाटक में है। 12वां है अहरौरा उत्तर प्रदेश में है। अब हम लोग देखते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेख और उनमें वर्णित विषय कौन कौन से हैं। पहला जो शिलालेख है इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा है इसमें मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरा शिलालेख है जिसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वह हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं और उसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथा है जिसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवा है इसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठा है इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा मिलती है। 7वां एवं 8वां इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है। 9वां शिलालेख इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां जिसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वें शिलालेख में है कि इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें में इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां में इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धर्म प्रचारक भेजे। 14वां शिलालेख जिसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया यह मिलता है। आज हम लोग ने इतने सारे पॉइंट्स को देखे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल पर जाके सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो और से देखिए, बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।